तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद विजय में। जैसा कि मैं आप लोगों को भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बता रहा था, इसकी पहला भाग जो है पहले भाग में हमने 7 अनुसूचियों के बारे में बताया था और जो हमारी बची हुई अनुसूचियाँ 5 अनुसूचियाँ थी उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो हम आते हैं आज पहली अनुसूची 8वीं अनुसूची के बारे में, जो 8 से लेकर 12 तक ये जो अनुसूचियाँ हमारी बची हुई थी उनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि ये 8 से लेकर 12 में कौन कौन से प्रावधान, इन अनुसूचियों में कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं। तो आइए हम समझते हैं। हम आते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कहने का मतलब है कि जो हमारा 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है वर्तमान काल में। लेकिन जब मूल रूप से जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय इस 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं ही सिर्फ जोड़ी गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और कई राज्यों के लोग अपनी भाषाओं को मान्यता दिलाने के लिए आंदोलन करने लगे, मांग करने लगे, तो हमारी जो केंद्र सरकार थी उनकी बातों को सुना और उनको आवश्यकता लगा कि हाँ, ये जो भाषाएं हमारी हैं इन भाषाओं को सुरक्षित रखा जाए। और इसलिए उन्होंने 1967 में 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया और इसी क्रम में 1992 में 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 71वें संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को जोड़ा गया और इसी क्रम में 2003 में 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को शामिल किया गया। कहने का मतलब है कि ये जो 2003 में हमारी 4 भाषाओं को जोड़ा गया जिनमें मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा शामिल थे। हम आते हैं 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। कहने का मतलब है कि 9वीं अनुसूची जो हमारी है इस संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। जो हमारा पहला संविधान संशोधन था ये 9वीं अनुसूची में 1991 में किया गया था। और किस लिए किया गया था? इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बताया गया था। और 9वीं अनुसूची जो हमारी है ये 9वीं अनुसूची इसे उच्चतम न्यायालय में जब हमारी 9वीं अनुसूची जब ये सब प्रावधान उसमें पहले थे तो उसी समय ये अभी प्रावधान था कि हमारी 9वीं अनुसूची को उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने मतलब समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और हमारे उच्चतम न्यायालय जो है उसको ये लगा कि अगर 9वीं अनुसूची में अगर कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं या कुछ चीजें ऐसे भी हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार को चुनौती देते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार का हनन करते हैं। इसलिए 11 जनवरी 2007 को एक संवैधानिक पीठ के द्वारा यह बात कही गई कि 9वीं अनुसूची को भी समीक्षा के दायरे में लाया जा सकता है। और क्यों लाया जा सकता है? क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं अगर उसका हनन होता है या मौलिक ढांचा का जो हनन होता है तब हम इसका समीक्षा कर सकते हैं। तो हमारे 11 जनवरी 2007 को यह प्रावधान किया गया कि 9वीं अनुसूची को भी हम समीक्षा कर सकते हैं। हम आते हैं 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल के प्रावधानों को जोड़ा गया है।
कहने का मतलब है कि ये दल बदल का मतलब ये है कि जो कोई भी विधायक हो या कोई भी स्थानीय प्रतिनिधित्व हो, जैसे एमपी हुआ और विधायक हुए, एमएलसी हुए, ये लोग जो क्या है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने राजनीतिक वर्चस्वता के लिए एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे। तो अब वहां की स्थानीय जनता जो थी और अपने अपने हित के लिए जिस भी प्रतिनिधि को चुनती थी, और वो पहले मतलब पहले पार्टी में था, जिस पार्टी में पहले पार्टी में अगर कोई प्रतिनिधि लड़ा हो, अगर उसे गांव की, उसे हमारे एरिया या क्षेत्र की जनता अगर उसे पसंद की हो या उसे चुना हो, और वो सरकार बनने के बाद या फिर अपने अपने हित के लिए या राजनीतिक वर्चस्वता के लिए वो अपना दल छोड़कर दूसरे दल में चला जाए, इसका प्रावधान जो है इस दल बदल 10वीं अनुसूची के अंतर्गत 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। इसमें अब ये एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हानि किसको होती थी? यहाँ पर हानि, जो नुकसान हो, हमारे प्रतिनिधि जिस क्षेत्र के हैं, जिस क्षेत्र की जनता है, उसको नुकसान होता था, क्योंकि वो अपने हित के लिए उनको चुनती थी, और वो अपने हित के लिए, और जो विधायक में से ये अपने हित के लिए दूसरे दल में चले जाते थे। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि कोई भी विधायक, एमएलसी, एमपी हो, वो मतलब ऐसे नहीं जा सकता, उसके लिए कुछ प्रावधान कर दिए गए हैं। आप इन प्रावधानों को यदि पूरा करते हैं तब दूसरे में जा सकते हैं, या फिर नहीं जा सकते हैं। तो ये हमारे 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया। हम आते हैं इसी क्रम में 11वीं अनुसूची के बाद। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कहने का मतलब है कि जो 11वीं अनुसूची हमारी है, ये संविधान में 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई, और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारी 11वीं अनुसूची है, इसमें एक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें हमारे जो पंचायती राज, जो हमारी स्थानीय स्वशासन है, जो हमारी गांव एरिया जो स्थानीय स्वशासन है, उनके बारे में प्रावधान किया गया है कि कैसे कैसे, मतलब कि वहाँ पंचायत समिति या जिला पंचायत समिति या जिला परिषद और ग्राम सभा, ये सब जो चुनाव होंगे, अप्रत्यक्ष होंगे कि प्रत्यक्ष होंगे, मतलब कैसे होंगे, इन सब का जो प्रावधान है, ये हमारा 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। और इसमें 29 विषय हैं, 11वीं अनुसूची, इसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं। हम आते इसी क्रम में 12वीं अनुसूची में। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची जो हमारी है, इसमें ये जो है 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें कुल 18 विषय हैं। और ये इसमें शहरी क्षेत्र, इसमें जो शहर, जैसे हम बताए थे ना कि गांव का जो स्थानीय स्वशासन है, उसे पंचायती राज संस्थाओं के लिए था, तो हमारे ग्रामीण अनुसूची था। उसी प्रकार जो हमारी 12वीं अनुसूची है, उसमें हमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के बारे, जैसे नगर निगम हुआ, नगर पालिका हुआ, नगर परिषद, इनका चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा कि प्रत्यक्ष होगा, इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लेंगे, कौन प्रतिनिधि, सभासद कैसे चुने जाएंगे, मेयर कैसे चुने जाएंगे, इस सब का जो प्रावधान था, ये हमारी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया था। और ये जो है 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें कुल 18 विषय प्रदान किए। तो मित्रों, मैं आप लोगों को भारतीय संविधान की अनुसूची, पहले पार्ट में मैंने 7 अनुसूचियों के बारे में बताया है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। जो बचा था हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और आप इसी प्रकार से हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मैं आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ अवगत कराता रहूँगा। आने वाले वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे डिटेल एक एक चीज़ को आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन सी चीज़ें कब घटित हुई,
क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। बस आप छोटी छोटी चीजों को समझते चलिए। तो धन्यवाद मित्रों। तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद विजय में। जैसा कि मैं आप लोगों को भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बता रहा था, इसकी पहला भाग जो है पहले भाग में हमने 7 अनुसूचियों के बारे में बताया था, और जो हमारी बची हुई अनुसूचियां 5 अनुसूचियां थी उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो हम आते हैं आज पहली अनुसूची 8वीं अनुसूची के बारे में, जो 8 से लेकर 12 तक ये जो अनुसूचियां हमारी बची हुई थी उनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि ये 8 से लेकर 12 में कौन कौन से प्रावधान, इन अनुसूचियों में कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं। तो आइए हम समझते हैं। हम आते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कहने का मतलब है कि जो हमारा 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है वर्तमान काल में। लेकिन जब मूल रूप से जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय इस 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं ही सिर्फ जोड़ी गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और कई राज्यों के लोग अपनी भाषाओं को मान्यता दिलाने के लिए आंदोलन करने लगे, मांग करने लगे, तो हमारी जो केंद्र सरकार थी उनकी बातों को सुना और उनको आवश्यकता लगा कि हाँ ये जो भाषाएं हमारी हैं इन भाषाओं को सुरक्षित रखा जाए, और इसलिए उन्होंने 1967 में 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और इसी क्रम में 1992 में 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 71वें संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को जोड़ा गया। और इसी क्रम में 2003 में 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को शामिल किया गया। कहने का मतलब है कि ये जो 2003 में हमारी 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिनमें मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा शामिल थे। हम आते हैं 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। कहने का मतलब है कि 9वीं अनुसूची जो हमारी है इस संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। जो हमारा पहला संविधान संशोधन था ये 9वीं अनुसूची में 1991 में किया गया था। और किस लिए किया गया था? इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बताया गया था। और 9वीं अनुसूची जो हमारी है, ये 9वीं अनुसूची इसे उच्चतम न्यायालय में जब हमारी 9वीं अनुसूची जब ये सब प्रावधान उसमें पहले थे तो उसी समय ये अभी प्रावधान था कि हमारी 9वीं अनुसूची को उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, कहने मतलब समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और हमारे उच्चतम न्यायालय जो है उसको ये लगा कि अगर 9वीं अनुसूची में अगर कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं या कुछ चीजें ऐसे भी हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार को चुनौती देते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, इसलिए 11 जनवरी 2007 को एक संवैधानिक पीठ के द्वारा यह बात कही गई कि 9वीं अनुसूची को भी समीक्षा के दायरे में लाया जा सकता है। और क्यों लाया जा सकता है? क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं अगर उसका हनन होता है या मौलिक ढांचा का जो हनन होता है तब हम इसका समीक्षा कर सकते हैं। तो हमारा 11 जनवरी 2007 को यह प्रावधान किया गया कि 9वीं अनुसूची को भी हम समीक्षा कर सकते हैं। हम आते हैं 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया।
इसमें दल बदल के प्रावधानों का जोड़ा गया है। कहने का मतलब है कि इस दल बदल का मतलब यह है कि जो कोई भी विधायक हो या कोई भी स्थानीय प्रतिनिधित्व हो, जैसे एमपी हुआ और विधायक हुए, एमएलसी हुए, ये लोग जो क्या है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने राजनीतिक वर्चस्वता के लिए एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे। तो अब वहां की स्थानीय जनता जो थी और अपने हित के लिए जिस भी प्रतिनिधि को चुनती थी, और वो पहले पार्टी में था, जिस पार्टी में पहले पार्टी में अगर कोई प्रतिनिधि लड़ा हो, अगर उसे हमारे एरिया या क्षेत्र की जनता अगर उसे पसंद की हो या उसे चुना हो, और वो सरकार बनने के बाद या फिर अपने हित के लिए या राजनीतिक वर्चस्वता के लिए वो अपना दल छोड़कर दूसरे दल में चला जाए, इसका प्रावधान जो है इस दल बदल 10वीं अनुसूची के अंतर्गत 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। इसमें अब एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हानि किसको होती थी? यहाँ पर हानि, जो नुकसान हो, हमारे प्रतिनिधि जिस क्षेत्र के हैं, जिस क्षेत्र की जनता है, उसको नुकसान होता था, क्योंकि वो अपने हित के लिए उनको चुनती थी, और वो अपने हित के लिए, और जो विधायक में से ये अपने हित के लिए दूसरे दल में चले जाते थे। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि कोई भी विधायक, एमएलसी, एमपी हो, वो मतलब ऐसे नहीं जा सकता, उसके लिए कुछ प्रावधान कर दिए गए हैं। आप इन प्रावधानों को यदि पूरा करते हैं तब दूसरे में जा सकते हैं, या फिर नहीं जा सकते हैं। तो हमारे 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया। हम आते हैं इसी क्रम में 11वीं अनुसूची के बाद। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कहने का मतलब है कि जो 11वीं अनुसूची हमारी है, ये संविधान में 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई, और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारी 11वीं अनुसूची है, इसमें एक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें हमारे जो पंचायती राज, जो हमारी स्थानीय स्वशासन है, जो हमारी गांव एरिया जो स्थानीय स्वशासन है, उनके बारे में प्रावधान किया गया है कि कैसे कैसे, मतलब कि वहाँ पंचायत समिति या जिला पंचायत समिति या जिला परिषद और ग्राम सभा, ये सब जो चुनाव होंगे, अप्रत्यक्ष होंगे कि प्रत्यक्ष होंगे, मतलब कैसे होंगे, इन सब का जो प्रावधान है, ये हमारा 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। और इसमें 29 विषय हैं, 11वीं अनुसूची, इसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं। हम आते इसी क्रम में 12वीं अनुसूची में। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची जो हमारी है, इसमें ये जो है 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें कुल 18 विषय हैं। और ये इसमें शहरी क्षेत्र, इसमें जो शहर, जैसे हम बताए थे ना कि गांव का जो स्थानीय स्वशासन है, उसे पंचायती राज संस्थाओं के लिए था, तो हमारे ग्रामीण अनुसूची था। उसी प्रकार जो हमारी 12वीं अनुसूची है, उसमें हमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के बारे, जैसे नगर निगम हुआ, नगर पालिका हुआ, नगर परिषद, इनका चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा कि प्रत्यक्ष होगा, इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लेंगे, कौन प्रतिनिधि, सभासद कैसे चुने जाएंगे, मेयर कैसे चुने जाएंगे, इस सब का जो प्रावधान था, ये हमारी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया था। और ये जो है 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें कुल 18 विषय प्रदान किए। तो मित्रों, मैं आप लोगों को भारतीय संविधान की अनुसूची, पहले पार्ट में मैंने 7 अनुसूचियों के बारे में बताया है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। जो बचा था हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और आप इसी प्रकार से हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मैं आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ अवगत कराता रहूँगा। आने वाले वीडियो में मैं
बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे डिटेल एक एक चीज को आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन सी चीजें कब घटित हुई, क्या प्रावधान किए गए हैं। ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, बस आप छोटी छोटी चीजों को समझते चलिए। तो धन्यवाद मित्रों।